नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध चौरसिया विकर्ण एकेडमी की तरफ से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली जो हमने वीडियो थी हमारी, उसमें हमने भारत और अरबों का आक्रमण देख लिया था। इस्लाम और भारत में अरबों का आक्रमण देख लिया था। ये जो हमारा है ये भाग दूसरा है, मतलब उसी के आगे का टॉपिक है। तो आइए हम देखते हैं कि भारत में अरबों का आक्रमण किस तरीके से हुआ। ठीक है, हमने पहले टॉपिक में अपना इस्लाम कंप्लीट किया। दूसरा जो हमारा टॉपिक है भारत में अरबों का आक्रमण, मतलब भारत में अरब कैसे आए या भारत में इस्लाम कैसे पहुंचा। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने ये देखा था कि जो ईरान था या ईरान, इराक या कई सारे जो देश थे और जो मुस्लिम कंट्रीज थी, वहां तक क्या पहुंच चुका था, इस्लाम पहुंच चुका था। अब हमें आगे का देखना है कि हमारे भारत तक इस्लाम कहां से पहुंचा। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं ईरान को। किसको? ईरान को। चूंकि ये एक कंट्री थी तो यहां पे भी एक अलग से एक क्या बने, एक खलीफा बनाए गए और उन खलीफा का नाम था, क्या नाम था? खलीफा का नाम था अल हज्जाज। खलीफा का नाम क्या था? अल हज्जाज। देखो दोस्तों, क्या है कि जब अलग अलग कंट्रीज में इस्लाम पहुंचा तो हर जगह कुछ नए नए खलीफा अपॉइंट किए गए, अलग अलग जगह अलग अलग खलीफाओं को बनाया गया। ऐसे ही ईरान में जो खलीफा बनाए गए उनका नाम था अल हज्जाज। जब अल हज्जाज खलीफा बनते हैं तो ये अपनी तरफ से कोई ना कोई इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, किसको बढ़ाने के लिए? इस्लाम को बढ़ाने के लिए। ये भी भैया कोई ना कोई तो कोशिश करेंगे ही करेंगे। तो ये अपनी तरफ से कोई इंडिविजुअल एफर्ट्स करना चालू करते हैं इस्लाम को बढ़ाने के लिए, और ये सोचते हैं क्यों ना हम भी इस्लाम को आगे बढ़ाएं। और जब इस्लाम को आगे बढ़ाने की बात आती है तब इन्हें एक देश दिखाई देता है और उस देश का नाम होता है क्या? भारत। क्या नाम होता है? भारत। जी दोस्तों, भारत मतलब अपना इंडिया। चलो, जब इन्हें भारत दिखाई दिया तो इन्हें सोचा कि हम इस्लाम को भारत तक लेके चलते हैं। भारत तक ले जाने की बात तो हो गई, लेकिन आखिर भारत पहुंचेंगे कैसे? प्लेन तो पहले चलता नहीं था, तो जाहिर सी बात है किसके माध्यम से जाना पड़ेगा? जहाज के माध्यम से। जहाज किसके माध्यम से? जहाज के माध्यम से ये भारत पहुंचने की बात करते हैं। अब उस समय पर क्या था कि पहले जो व्यापारी लोग थे वो जहाज के माध्यम से एक देश से दूसरे देश तक स्थानांतरित करते थे, मतलब व्यापार करने के लिए जाते रहते थे। तो इन्होंने भी उसी व्यापारी लोग संगठन के साथ कहां आने का फैसला किया? व्यापार आने का फैसला किया। ये अपने लोगों को कहां के लिए? भारत के लिए। अपने लोगों को भारत के लिए क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, भेजते हैं। जब भारत के लोगों के लिए, मतलब भारत के लोगों के लिए भेजते हैं तो ये इस जहाज में अपने लोगों को सवार कर देते हैं। और जब सवार कर देते हैं तो क्या हुआ कि रास्ते में जब ये भारत पहुंचने वाले थे तो एक जगह पड़ती है सिंध। क्या जगह पड़ती है? सिंध। और सिंध, वहां पर राजा जो शासन किया करता था उसका नाम था दाहिर। क्या नाम था? दाहिर। तो जब ये सिंध पहुंचने ही वाले थे तब यहां पर कुछ समुद्री जो लुटेरे थे, कहां पे? सिंध के आसपास पे, आसपास का जो इलाका था वहां पर समुद्री लुटेरे हुआ करते थे। और समुद्री लुटेरों ने क्या किया कि जो जहाज थी अल हज्जाज की, किसकी? अल हज्जाज की जहाज हुआ करती थी, उसको समुद्री लुटेरों ने क्या किया? लूट लिया। किसने लूट लिया? समुद्री लुटेरों ने। जब समुद्री लुटेरों ने जब लूट लिया तो क्या भैया अल हज्जाज को गुस्सा नहीं आया होगा? अल हज्जाज को जब पता चला कि समुद्री लुटेरों ने इनकी जहाज को लूट लिया है तो जाहिर सी बात है अल हज्जाज को गुस्सा आ गया। और अल हज्जाज गुस्से में फोन करते हैं किसको? राजा दाहिर को। अरे मतलब लेटर लिखते हैं, फोन करने का मतलब लेटर से है। तो भैया फोन किया किसको? राजा दाहिर को। कहते हैं कि आपके इलाके में हमारा क्या लूट लिया गया है? जहाज लूट लिया गया है। ठीक है, और आराम से इसको क्या कर दीजिए, ढूंढने में हमारी मदद करें और इसको वापस दिलवाएं। ये भी कोई कम नहीं थे, ये भी कहां के राजा थे? सिंध के राजा। नाम क्या था? दाहिर। दाहिर रिप्लाई करता है नौकर लगे है का, है ना। और दूसरी बात जो आप बात कर रहे हो कि लूट लिया है, वो हमारे फूफा के बेटे थोड़े ना है जो हम कहेंगे वापस कर देंगे। ठीक है, हमें कई बार वो लूट लेते हैं, तुम का चीज हो। ठीक है, जब ये सब कहा दाहिर ने तो गुस्सा आ गई किसको? अल हज्जाज को। और जब गुस्सा आ जाती है अल हज्जाज को तो अल हज्जाज क्या करता है कि ये अपने दामाद को, ठीक है, किसको? दामाद मोहम्मद बिन कासिम को, अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजना है, भारत
भेजता है। भारत में भी कहाँ, सिंध के इलाके में, क्योंकि पंगा तो किसके साथ हुआ था, राजा दाहिर के साथ हुआ था ना। तो ये किसको भेजता है, अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को कहां भेजता है, सिंध भेजता है। किसके लिए, क्योंकि राजा दाहिर ने कुछ पंगा हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये इसके लिए मोहम्मद बिन कासिम को कहां भेजता है, सिंध भेजता है। और जब सिंध भेजता है तो मोहम्मद बिन कासिम 711 में, कब, 711 ईस्वी में समुद्र रास्ते होते हुए सबसे पहले ब्राह्मणाबाद, दूसरा आलौर, देवल, इन सभी बंदरगाहों को जीतता हुआ ये 712 में, कब, 712 में कहां पहुंचता है, सिंध पहुंचता है। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। तो भैया दोस्तों ये 712 में जब ये सिंध पहुंचता है तो भिड़ना पड़ता है किसको, सिंध के राजा दाहिर से, किसको, मोहम्मद बिन कासिम को। और जब सिंध के राजा दाहिर से मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भिड़ता है तो एक युद्ध होता है, और युद्ध का नाम है रावर का युद्ध। कौन सा युद्ध, रावर का युद्ध। चलिए दोस्तों देखते हैं रावर का युद्ध क्या था, रावर का युद्ध कैसे हुआ। ठीक है, रावर का युद्ध कब हुआ, 712 ईस्वी में हुआ। किसके किसके बीच में हुआ, तो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में। जैसे मैंने अभी बताया किसके किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में। जब इन दोनों का युद्ध हुआ तो इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को बुरी तरीके से हराया और इसकी हत्या कर दी। ठीक है, जब राजा दाहिर की यहां पे हत्या हो गई, मतलब जाहिर सी बात है इस युद्ध में कौन जीत गया, मोहम्मद बिन कासिम। किसकी विजय हुई, मोहम्मद बिन कासिम की इस युद्ध में विजय होती है। जब इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम की विजय हो गई तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर रूल करना स्टार्ट किया, सिंध पर रूल करना स्टार्ट किया, मतलब यहां पर अपना शासन करना स्टार्ट किया। कहां पे, सिंध में। और जब यहां पे सिंध पे शासन करना स्टार्ट करता है तो यहां पे कुछ ना कुछ बदलाव किए जाते हैं, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। जाहिर सी बात है जब अपना शासन चलाएगा तो कुछ ना कुछ अपने तरीके से चेंजेस करेगा, बदलाव करेगा। और जब बदलाव करने की बात आती है तो सबसे पहले किसकी जरूरत होती है, टैक्स। क्यों, पैसा चाहिए। दूसरी बात, ये आया कहां से, ईरान से। किसको बढ़ाने के लिए, इस्लाम को बढ़ाने के लिए, मतलब एक धर्म को बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और वो धर्म कैसे बढ़ेगा वो भी सोचना है। तो सबसे पहले ये क्या लगाता है, कुछ टैक्स लगाना स्टार्ट करता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। कुछ टैक्स लगाए जाते हैं और सबसे पहला जो टैक्स होता है वो होता है जकात, वो सॉरी जजिया कर। क्या होता है, जजिया कर। ये जो जजिया कर था ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। किससे, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। मतलब ये मुसलमानों को छोड़कर प्रत्येक जाति से क्या लिया जाता था, कर लिया जाता था। कौन सा, जजिया, जो कि किसके द्वारा लगाया गया, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया। ये जो कर था जजिया कर, इसमें इसने कुछ लोगों को क्या दी, छूट भी दी। कुछ लोगों को क्या करता है, छूट देता है। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। बिल्कुल, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कुछ लोगों को छूट दी जाती है। किसको उसको छूट दी गई, तो देखिए सबसे पहले तो ब्राह्मणों को, महिलाओं को, बच्चों को और बूढ़ों को। ऐसे लोगों को छूट दी गई जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते थे। तो भैया महिलाओं को दे दी, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को भी दे दी, बूढ़ों को भी दे दी, लेकिन ब्राह्मणों को देने की क्या जरूरत थी। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं। ब्राह्मणों को इन्होंने जजिया कर में क्या दे दी, छूट दे दी। खैर आगे एक शासक आएगा तुगलक वंश में, फिरोज शाह तुगलक, FST। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक आएगा, ये ब्राह्मणों पर भी क्या लगाएगा, जजिया कर लगाएगा। तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर किसने लगाया था, तो किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद दूसरा कर की बात करते हैं, और दूसरा कर था जकात कर। कौन सा कर, जकात कर। ये जो कर था ये मुसलमानों पर लगाया गया। किस पर, मुसलमानों पर। अब एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा कि जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आया तब यहां पर क्या नहीं था, इस्लाम नहीं था। पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही क्या लाया गया है, इस्लाम लाया गया है। कहां पर, भारत में। बात समझ में आ गई। तो पहली बार जब मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही इस्लाम लाया गया है भारत में, तो ये जो कर लगाया गया वो किस पे लगाया गया, मुसलमानों पर, मतलब इस्लाम वालों पर। तो ये जब मुसलमान थे ही नहीं तो ये लगा किस पे दिया। ठीक है, पहली बात देखो,
पहली बात कि जब इसने जजिया कर लगाना स्टार्ट किया तो कुछ लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करना स्टार्ट किया, मतलब इस्लाम ग्रहण करना स्टार्ट किया। दूसरी बात, जो इनके साथ सैनिक आए थे वो भी तो क्या थे, मुस्लिम थे ना, ठीक है। जो इनके साथ सैनिक आए थे वो भी क्या थे, मुस्लिम थे। तो मतलब इसने भैया अपने ही लोगों पे क्या लगा दिया, जकात कर लगा दिया। अपने ही क्या लगा दिया, अपने ही लोगों पे क्या लगा दिया, जकात कर लगा दिया। और जब जकात कर लगा दिया तो यार गुस्सा नहीं आएगी इनके लोगों को, सैनिकों को, कि भैया हम तो तुम्हारे काम से यहाँ आए और तुमने हमारे ऊपर भी क्या लगा दिया, कर लगा दिया। तब ये विरोध होना स्टार्ट हो जाता है किसका, मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम का जब विरोध होना स्टार्ट होता है तो मोहम्मद कासिम दिमाग लगाता है कि कैसे बचे, ठीक है, कैसे बचे इस चीज से। तो तुरंत दिमाग लगाता है, कहता है टैक्स वैक्स नहीं है, चंदा है। कौन सा है, चंदा है। चंदा मतलब ये एक चैरिटेबल टैक्स है, धर्म को बढ़ाने के लिए लिया जाता है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, जकात कर। बात समझ में आ गई। तो इसने 2 कर अपने साम्राज्य में लगाए, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या क्या किया इसने वो भी देखिए। चलो ये बात तो आ गई कि मोहम्मद बिन कासिम की 715 में मृत्यु हुई, लेकिन मृत्यु से पहले इसने और क्या क्या किया, चलिए 2 मिनट के लिए वो भी देख लेते हैं। नंबर पहला, सबसे पहले ऊंट पालन किसके द्वारा करवाया गया, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। नंबर दूसरा, ठीक है, खजूर की खेती भी किसके द्वारा करवाई गई, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। 712 तक से 715 तक किसका शासन रहा, मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक है, 715 तक। तो दोस्तों आपके जो सिलेबस है, एसएससी का जो सिलेबस है उसके लिए यहीं तक काफी है कि 712 से 715 तक मोहम्मद बिन कासिम रहा। कब आक्रमण किया, कौन सी सन में आक्रमण किया, किसके द्वारा आक्रमण, किसके साथ आक्रमण किया, मतलब किसके ऊपर आक्रमण किया। और एक ये भी सही है कि इसने कब से कब तक शासन किया, ठीक है। तो ये बनते हैं आपके एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस यहां पे, ठीक है। अब बात आती है इसकी मृत्यु कैसे हुई। तो चलिए 2 मिनट के लिए अपन उसमें भी नजर डाल लेते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। चलिए दोस्तों 2 मिनट के लिए देख लेते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु आखिर हुई तो हुई कैसे। 712 से 715 तक शासन करने के बाद जब मोहम्मद बिन कासिम वापस कहा जाता है, ईरान के लिए जाता है, तब ये अपने साथ राजा दाहिर की दोनों पुत्रियों को ले जाता है, ठीक है। दोनों पुत्रियों को अपने साथ कहां ले जाता है, ईरान लेके चला जाता है और सोचता है कि हम अब ईरान पहुंचकर अल हज्जाज को गिफ्ट करेंगे, मतलब तोहफे में देंगे किनको, दोनों पुत्रियों को, दोनों लड़कियों को। अल हज्जाज क्या होंगे, खुश होंगे, शाबाशी देंगे। तो जब ये पुत्रियों को लेके पहुंचता है तो ये जो दोनों पुत्रियां थी, राजा दाहिर की जो पुत्रियां थी, पहले से ही सोच के बैठी थी कि हमें क्या लेना है, बदला लेना है अपने पिता की मौत का। और जब ये पहुंचती हैं अल हज्जाज के पास तो अल हज्जाज रेडी, सेंट वेंट परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के दोनों स्त्रियों मतलब दोनों पुत्रियों का उपभोग करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जब रेडी हो जाते हैं तो ये पुत्रियां कहती हैं कि क्या आप यूज की हुई वस्तुओं का उपयोग करते हैं, मतलब हम झूठी हुई वस्तुओं का उपयोग करते हैं। हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो पहले किसको चढ़ाया जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है, पंडितों को दिया जाता है, उसके बाद हम लोग उपभोग करते हैं। तो अल हज्जाज कहता है मतलब ये था कि इन्होंने कहा, पुत्रियों ने कहा कि जो मोहम्मद बिन कासिम है ये हमें पहले ही बहुत उपभोग कर चुका है, हमारा पहले ही हमें बहुत निर्लज्ज कर चुका है, ठीक है। तो जब ये बात सुनता है अल हज्जाज तो इससे गुस्सा आ जाती है अल हज्जाज को, और बिना कुछ सुने अल हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम के लिए मौत की सजा सुना देता है। कौन सी, मौत की सजा, ठीक है। और मौत की सजा भी ऐसी वैसी नहीं, ये क्या करता है, ये सजा सुनाता है कि बैल की खाल खिंचवाता है और बैल की खाल खिंचवाकर उसी में मोहम्मद बिन कासिम का 715 में सर डलवा देता है। तो कहा जाता है कि बैल की खाल के अंदर दम घुटने के कारण मोहम्मद बिन कासिम की 715 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। बात समझ में आ गई। तो 715 तक मोहम्मद बिन कासिम कैसे रहा भारत, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे की वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल विकर्ण
को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हमारी जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यू मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।